तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे गॉस की प्रमेय। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे गॉस की प्रमेय। तो ये गॉस की प्रमेय से पहले हम बात कर चुके हैं एरिया वेक्टर की, हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिख चुके हैं फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ये किसी एक सरफेस से किसी क्षेत्रफल, अगर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं डी ए, उसके बाद हम उसको पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हमारा निकल जाता है संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। अगर हम ओवर द एरिया ले रहे हैं संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो हम इसको लिखते हैं संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को फाई इंटीग्रल ओवर दिस, ये बंद सरफेस में, बंद पृष्ठ में लेने के लिए हम लिखते हैं ई डॉट डी ए। तो अब हम आते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय की यूटिलिटी क्या है? गॉस की प्रमेय पहले क्या है हम ये बता देते हैं आपको। गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ भी कह सकते हैं इसको, गॉस लॉ, या आप इसको दूसरे गॉस लॉ, ये क्या है? ये बेसिकली ये प्रमेय है बंद पृष्ठों के लिए। बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो फाई होता है, कुल वैद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ से परिबद्ध इनक्लोज्ड नेट चार्ज का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम लेते हैं क्यू को नेट चार्ज, क्यू जो है यहाँ पर वो है नेट चार्ज, यानी कि परिणामी आवेश जो है यहाँ पर है। इस बंद पृष्ठ के भी, बंद पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, घनाभ भी हो सकता है आपका, क्यूबॉइड, क्यूब हो सकता है आपका बंद पृष्ठ जो है गोला हो सकता है, उसके भीतर आवेश जो है। हमने जब पहले बात की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो हमने दो बातें रखी थी सामने कि ओपन सरफेस यानी खुले सतह, खुले पृष्ठ, और क्लोज्ड सरफेस यानी कि बंद पृष्ठ। ओपन पृष्ठ में सिंपल था, हम ले रहे थे फ्लक्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप निकाल रहे थे, और बंद पृष्ठ से भी निकाल रहे थे। एक केस में हमारा जीरो आता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, जब हम एक समान विद्युत क्षेत्र लेते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं होता, परिवर्ती नहीं होता, तो बंद पृष्ठ से भी गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है जीरो नहीं आता है। उसके बाद हम यहाँ पर जो आती है, अगर हम आवेश बाहर है, अगर आवेश बाहर है तो फ्लक्स से, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो है शून्य होता है। वो क्यों होता है अभी हम आ जाएंगे, परंतु आवेश अंदर है तो कुछ बात अलग होती है। यहाँ पर आवेश अंदर है, तभी गॉस के लॉ में आता है इनक्लोज्ड चार्ज इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस, यानी बंद पृष्ठ के भीतर, बंद पृष्ठ के भीतर जो नेट आवेश है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। इसको और अच्छी तरह इंटीग्रल, अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, जहाँ पर डी ए क्या है, स्मॉल एलिमेंट होता है, इंटीग्रेट करते हैं उसको ओवर द सरफेस पूरे एरिया में, पूरे एरिया में, ये कहलाता है संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। इंटीग्रल ई डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट होता है, फ्लक्स एक क्वांटिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, किसी सतह से किसी पृष्ठ से कितना फ्लो हो रहा है लाइन ऑफ फोर्सेस का, उसको निकालते हैं, बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस मैथमेटिकल फॉर्मूले को याद रखिए। इस मैथमेटिकल फॉर्मूले में ये ई आता है। यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इस सूत्र से निकाल सकते हैं। एक तरह से गॉस की प्रमेय जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करने को काम आती है। अब देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो भैया आप उससे भी निकालते थे ना, कूलाम के नियम से, पर कूलाम का नियम तो बिंदु आवेश पर आधारित था। हम एक आवेश ले रहे हैं क्यू, हमें पता चल जाता है यहाँ पर इस बिंदु पर पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। या मल्टीपल चार्ज ले रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, किसी बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं। पर यहाँ कैसे निकालेंगे? यहाँ भी निकालेंगे। तो अच्छा, पहले हम इसकी एक, यहाँ इसको निकालते समय हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि कोई ना कोई बंद पृष्ठ जरूर होना चाहिए। उस बंद पृष्ठ को यहाँ पर बोलते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन, क्योंकि ये पृष्ठ जो है अपने आप में फिजिकली नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इमेजिन करो, इमेजिन कि ऐसा कोई बंद पृष्ठ ले लो, इसके ऐसा बंद पृष्ठ लो, जैसे सपोज यहाँ पर एक इसकी उत्पत्ति भी होगी, इसका प्रूफ भी होगा। देखिएगा कि एक मैंने लिया क्यू आवेश, इसके चारों ओर हम जानते हैं लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी होती हैं, सीधे इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये पीछे को यहाँ पर जाते हुए आपको मिलेगा इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अगर मैं यहाँ से आर दूरी ले लिया, यहाँ से आर दूरी, आर दूरी, आर दूरी, आर दूरी, आर दूरी का एक गोला खींचूँ तो मुझे एक गोला मिल जाएगा, यहाँ पर एक गोला जिसकी त्रिज्या क्या होगी, आर, क्या होगी त्रिज्या, और त्रिज्या हर सब जगह बराबर होगी, बराबर होगी, बराबर होगी, बराबर होगी। अगर मैं यहाँ एक बिंदु पी ले लूँ
तो मैं निकाल सकता हूँ उस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, और उसका मान होगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। हम निर्वात और वायु लेके ही चल रहे हैं इसको, ठीक है। तो 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इतनी बात हो, यहाँ पर अगर मैं कोई एरिया लूँ, इसमें एक एरिया ले लिया मैंने, तो एरिया क्या है, गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ उसके बाहरी की ओर होगा, वो एरिया की डायरेक्शन भी इधर ही को होगी, डी एरिया है उसका, एरिया वेक्टर लेंगे आउटवर्ड, पृष्ठ के बाहर, ये हमेशा पृष्ठ के बाहर ही लेना है, इसमें हमेशा पृष्ठ के बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो डी ए बाहर को लेंगे, ई बाहर को लेंगे, इनके बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। आप कहेंगे ये दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए इनके बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। जब पृष्ठ के बाहर लंबवत डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उधर ही, दोनों जगह दोनों 0 0 0, इमेजिन करो, फील करो, ई भी इधर, डी भी इधर, पृष्ठ को इमेजिन करिए गोला गोला, उस गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ, और डी ए भी बाहर की तरफ, दोनों के बीच में कोण कितना है, 0 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर जब हम फ्लक्स निकालेंगे, अब हम निकालेंगे फ्लक्स ई डॉट डी ए, तो ये ई डॉट डी ए कितना होगा, डी फाई, अगर हम इसको डी फाई कहते हैं, केवल डी ए से फ्लक्स निकालेंगे, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए हम इसको लिख देंगे ई डी ए। परंतु ये एक स्मॉल एरिया से, पर अगर हम पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स नहीं, यहाँ से जितना भी फ्लक्स निकल रहा है चारों तरफ से बाहर को, तो हम कहेंगे यहाँ पर फाई, ये बंद पृष्ठ फाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ओवर द सरफेस एरिया ई डी ए। अब ई का मान रख देते हैं यहाँ पर, तो देखिए इसका प्रूफ भी हो जाएगा, बराबर ई का मान रख देंगे यहाँ पर, हम ई का मान रख देंगे 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दिया मैंने डी ए। अब बच्चों देखो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में 1/4πε है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, हम Q को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन, अच्छा आर स्क्वायर भी तो कांस्टेंट है, त्रिज्या बराबर है गोले में चारों तरफ से। अब हमारे अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास क्या बचा, केवल बचा यहाँ पर डी ए ओवर द सरफेस एरिया, टोटल एरिया, कुल एरिया हम निकालेंगे। इसका मतलब फ्लक्स का मान, संपूर्ण फ्लक्स को शो कर रहे हैं यहाँ पर, संपूर्ण फ्लक्स के शो करने के लिए लाइन को सीधा खींच लेते हैं, 1/4πε0, ये ε0 को जरा ढंग से बनाइएगा, Q अपॉन आर स्क्वायर, और टोटल एरिया कितना हुआ गोले का, तो टोटल एरिया टोटल क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल जो है गोले का, वो होता है 4πr स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 इक्वल टू Q अपॉन ε0। तो इस तरह से भी इसका प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड, आप कहेंगे कि क्या ये गोले ऐसी आकृति के लिए होगा या एक सिमेट्रिकल आकृति वैसे ही होगा, नहीं, किसी भी बंद पृष्ठ के लिए ये सत्य है। ये प्रमेय जो है किसी भी बंद पृष्ठ, जैसे यहाँ पर एक कोई O बिंदु है, इस O बिंदु पर +Q आवेश है, आपने यहाँ पर एक एरिया ले लिया, तो यहाँ इस एरिया से जो शंकु बनाता होगा वो कोण होगा आपका सॉलिड एंगल, जो पहले वाले चैप्टर में हमने बात करी थी। इससे हम सीधे लाइन मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ले लेंगे विद्युत क्षेत्र, ये आ गया आपका विद्युत क्षेत्र। और इसका परपेंडिकुलर जो पृष्ठ है, लंबवत पृष्ठ जो है डी ए का, वो ई से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है। तो हम यहाँ पर लेंगे ई की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लेंगे वो होगा डी ए कॉस थीटा, और गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई विद्युत क्षेत्र हो गया, ई डॉट डी ए, और इसमें आ जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब ई डी ए कॉस थीटा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्शन नहीं है, ई और डी ए की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो डी ए का जो कंपोनेंट लेंगे हम डी ए कॉस थीटा, और डी ए कॉस थीटा का अगर हम एक गोला ले लें, यहाँ पर प्रोजेक्शन ले लें प्रक्षेप पे, आर की त्रिज्या है, आर त्रिज्या का एक गोला खींच दें, यहाँ गोला, इसके अंदर ये गोला निकाल दें, तो वो गोले का भी भाग हो सकता है शंकु में, सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर ये बात खैर हम कर चुके हैं पहले, एरिया वेक्टर में बहुत बड़ी, उसको हमने बहुत विस्तार से ले रखा है, तो उस पार्ट को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब हम करेंगे फ्लक्स, पूरा फ्लक्स निकालेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे डी फाई बराबर इंटीग्रेशन कर देंगे ई डी ए कॉस थीटा।
यहाँ भी बच्चों ई का मान रख देंगे। ई का मान कितना हुआ, क्यू है, क्यू से आर दूरी पर हमने लिया है, यहाँ पर भी लिया हमने क्यू, ये पॉइंट क्यू, और ये आर दूरी लिए, और ये बिंदु लिया है हमने पी। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ये है ई, और इस ई का मान निकाल के हम यहाँ लिख देंगे ई बराबर कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मान को हम इस समीकरण में रख देंगे, तो फाई इक्वल टू ई की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इधर आ जाएगा डी ए कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हुआ, बाहर ले लेंगे, और यहाँ पर क्यू भी कांस्टेंट हुआ। अब यहाँ पर जो अंदर लेंगे हम, वो लेंगे हम डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, पिछले पोर्शन में, पिछले चैप्टर में या पिछले पार्ट में जो हमने आपको बताया था कि ये डी ओमेगा ही है, क्योंकि डी ए कॉस थीटा उसी कोण का, डी ओमेगा ही इस कोण बना रहा है। डी ए केवल एक एरिया का प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप है। जब हम कंपोनेंट लेते हैं डी ए का ई की तरफ, डी ए कॉस थीटा, इसका एक प्रोजेक्शन लेते हैं, इसका एक प्रक्षेप लेते हैं, वो उतना ही कोण बनाता है जितना अभी ये डी ओमेगा बन रहा है, जो घन कोण बन रहा है। तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर भी यहाँ पर क्या है, डी ओमेगा को ही रिप्रेजेंट करता है, डी ओमेगा को ही प्रदर्शित करता है। इसको अगर आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो सॉलिड एंगल वाला जो पूरा चैप्टर में है उसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे डी ओमेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ आ जाएगा आपका डी ओमेगा। तो बच्चों डी ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा करेंगे, यानी कि पूरा केंद्र पर कोण कितना बन रहा हो। अगर मैं पूरा गोला ले लूँ काट करके, तो वो कितना कोण बनेगा, 4 तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डी ओमेगा हमेशा कितना होता है, 4 अब ये 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर भी आपकी किसी भी आकृति के लिए ये सिद्ध हो जाती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस की प्रमेय। याद रखिएगा क्यू जो है यहाँ पर नेट चार्ज है, यानी कि अगर आपके पास 5 कूलाम है, 4 कूलाम है, -3 कूलाम है, -2 कूलाम है, तो इन सब का नेट निकालेंगे, प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे। जब 5 4 9, और यहाँ पे 3 2 5, माइनस का 5, यानी कि परिणामी आवेश कितना है, 9 - 5 यानी 4 कूलाम, 4 कूलाम। तो यहाँ क्यू को लेना है हमें, यहाँ पर नेट चार्ज लेना है, क्यू लेना है हमें यहाँ पर परिणामी आवेश लेना है। तो इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट में आता है हमारा कि गॉसेस के थ्योरम का उपयोग कहाँ किया जाता है। उपयोग करते हैं हम, एक तो लेंगे हम एक लंबी तार, उसमें एक समान रूप से आवेशित है, निकालेंगे बाद में। एक लेंगे हम एक सीट में जो है, सीट में एक समान रूप से आवेशित सीट है, इसके कारण कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पी बिंदु पर। तो एक लेंगे हम एक गोलीय कोष ले लेंगे, उस गोली को उसके बाहर, उस गोली को उसके पृष्ठ में, स्फेरिकल सेल, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन सबको निकालने के लिए, इन सबके कारण जो जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण निकालनी है, सतत आवेश वितरण के कारण निकालनी है। जहाँ पर बिंदु आवेश नहीं है वहाँ पर या तो आप जो है अवयव लेके चलें या फिर गॉस की प्रमेय लगा दें। गॉस की प्रमेय बहुत सिंपल होता है, पर इसके लिए 3 नियम आपको याद रखने पड़ेंगे कि गॉसियन पृष्ठ जो इमेजिनेशन करनी है, देखिए इमेजिनेशन करनी है, आपको सोचना है कि गॉसियन पृष्ठ कैसी होनी चाहिए, कैसा इस पे कैसा लेना चाहिए। तो उसके लिए एक तो ई समान हो, ऐसे पृष्ठ पर ई की वैल्यू समान हो, यानी आपका जो स्ट्रक्चर है जो पृष्ठ का वो सममित हो, सिमेट्रिकल हो। नंबर 2, उसमें जो पृष्ठ में हम जो एरिया वेक्टर लेते हैं डी ए, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई और डी ए के बीच में, ई व डी ए के बीच में जो है वैद्युत क्षेत्र की जो एंगल और थीटा वो हमेशा 0 डिग्री हो, यानी कि ई और डी ए एक ही दिशा में हो, ई और डी ए एक ही दिशा में हो। और नंबर 3 आप कह सकते ई बराबर हो गया ई और डी ए एक ही दिशा में हो, और पृष्ठ में और आमतौर पे इसमें हम कह सकते हैं हाँ। तो बच्चों इसमें 3 बातें हमने करनी है। एक बात हो गई ई समान हो, दूसरी बात हो गई ई और डी ए के बीच का कोण थीटा हो, और तीसरा जो कैरेक्टर आ जाएगा वो सममित का आ जाएगा। पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल। तो एक आ जाएगी आपकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक और ले लेते हैं इसमें,
हमें पृष्ठ वहीं से लेना है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी बिंदु P जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो पृष्ठ से होकर के जाए। वो कहाँ से होकर के जाए? पृष्ठ से होकर के जाए। तो इनके आधार पे हम जो है गॉस के नियम के अनुप्रयोगों की व्याख्या करेंगे अपने अगले पार्ट पर। आज मैं केवल यहीं पर बंद कर रहा हूँ, गॉस का नियम और गॉस के नियम की उत्पत्ति। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यहाँ पे सीधे सीधे ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये भी क्यों, बहुत बढ़िया तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में याद कर लीजिए, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्योंकि आपको बताता है, ये फॉर्मूला बताता है कि क्यू कनेक्टेड विथ ई, ये स्रोत है क्यू और ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस की नियम हमें ये बताती कि सोर्स चार्ज जो है इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये भी बताता है ये। और इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्या देता है? फ्लक्स देता है। क्या देता है? संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ये डी ए क्या है? एरिया है, यानी कि पृष्ठ है। और ये देता है गोला लगा रखा बीच में इंटीग्रेशन में, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बराबर होता है किसके? नेट चार्ज का 1/ε0 गुना। तो इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। इसकी उत्पत्ति याद रखनी है। इसकी उत्पत्ति हमने दो प्रकार से की है, एक बहुत ही सिंपल, अगर आपको कुछ नहीं पूछा गया है तो आप सिंपल वाली कर देंगे सीधे उत्पत्ति देने में, तो वो भी सही मानी जाएगी। अगर आपसे कहा गया कि अनियमित आकृति के लिए इसकी उत्पत्ति निकालिए तो आपको इस तरह से करना है। उसमें एक छोटा सा अवयव लेना है डी ए, उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड माना थीटा डिग्री का कोण है, तो यहाँ डी ए कॉस थीटा जो है कंपोनेंट लेंगे हम ई की डायरेक्शन में। वो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर जो है एंगल देगा, सॉलिड एंगल। और वो क्यों देगा उसके हमने अलग से चैप्टर में बात कर रखी है कि डी ए का हम एक प्रोजेक्शन लेते हैं, एक प्रक्षेप लेते हैं, एक गोला, मतलब एक कल्पना करते हैं कि आर से अगर एक गोला खींचा जाए तो वहाँ से एक प्रक्षेप निकल जाएगा सीधे सीधे, और वो देगा आपको इसी ई की डायरेक्शन में। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उस कंपोनेंट का बाहर का एरिया वेक्टर क्या होगा? ई की डायरेक्शन में होगा उस प्रक्षेप का, वो होगा डी ए कॉस थीटा। और वो उतना ही कोण अंतरित करेगा जितना ये एरिया जो है केंद्र उस पर ओ पर अंतरित कर रहा है, यानी डी ओमेगा करेगा। इंटीग्रल डी ओमेगा 4 पाई होता है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको याद रखिए। तो यहाँ पर ही मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ और कल हम लेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। धन्यवाद।